नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहानी संग्रह अरविंद की कहानियां। और हमारी आज की कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। जैसा आपका आदेश आचार्य, मैं अपनी ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। चंद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त के चरणों पर अपना सिर रखा तो उसने कहा, कल्याण हो वत्स। और अपने मार्ग की ओर वो कुछ और अधिक उत्साह और विश्वास से बढ़ चला। मगध के राज दरबार में विष्णुगुप्त ने अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और अपना लिखा ग्रंथ नीति शास्त्र मगध नरेश के सामने ससम्मान प्रस्तुत किया, जिसे मगध नरेश घनानंद ने श्रद्धा से स्वीकार किया। राज्य की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद घनानंद ने विष्णुगुप्त को 500 स्वर्ण मुद्राएं दान स्वरूप देने का आदेश दिया। घनानंद ने सोचा था कि तक्षशिला का यह ब्राह्मण आचार्य अपने ग्रंथ के बदले उनके पास दान मिलने की अभिलाषा में आया है। विष्णुगुप्त ने अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान से कहा, महाराज, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आपकी इन स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार नहीं कर सकता। विष्णुगुप्त, अत्यंत क्रोध से घनानंद ने कहा, तुम इस प्रकार से मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते, यह मेरा अपमान है। महाराज, विष्णुगुप्त ने अपने आप पर नियंत्रण और संयम रखकर फिर कहा, मेरी जानकारी के अनुसार ग्रीक का प्रशासक सिकंदर विश्व विजय की कामना से सीमावर्ती राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ रहा है और गांधार इसमें इसकी मदद कर सकता है। यदि मगध पंजाब का साथ दे दे तो सिकंदर को झेलम नदी के उस पार ही रोका जा सकेगा। मगध अकेला ही सक्षम है ब्राह्मण। सिकंदर के पास एक बहुत विशाल सेना है। तुमने फिर मेरा और मेरी शक्ति का अपमान किया है ब्राह्मण। घनानंद क्रोध से आगे कहता गया, सुरक्षा प्रहरियों, इस मूर्ख की शिखा को पकड़कर घसीटते हुए राज दरबार से बाहर निकाल दो। ठहरो घनानंद। विष्णुगुप्त का भी पुराना घाव हरा हो गया था। उसने चीखते हुए कहा, मैं स्वयं यहां से जा रहा हूं घनानंद, और देख लो, मेरी खुली हुई शिखा तुम्हारे कुल के सर्वनाश के बाद ही बंधेगी। ब्राह्मण, मैं तुमको मेरे कुल के सर्वनाश का स्वप्न देखने के लिए मुक्त करता हूं। शीघ्र ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। क्रोध और संताप की पीड़ा से धधकता हुआ विष्णुगुप्त राज दरबार से बाहर निकल गया। राज दरबार से अपमानित विष्णुगुप्त ने निश्चय कर लिया था कि वो अब किसी से सहायता मांगने नहीं जाएगा। वो जानता था कि सिकंदर को अभी ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा और विक्ट्रिया को ही विजित करने में 8 से 10 वर्ष का समय लग जाएगा, क्योंकि किसी देश को विजित करना, फिर उसकी शासन व्यवस्था को अपने हितों के अनुसार बनाना, स्वयं के सेना को हुई क्षति को पूरा करना, नए सैनिकों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर फिर किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना कोई इतना सरल काम नहीं है। इसमें समय तो लगता ही है, और विष्णुगुप्त के लिए यह समय पर्याप्त था। और अब उसका साथी भी मिल गया था। विष्णुगुप्त एक बार फिर पिप्पली कानन में था। उसने अपने शिष्य को देखा। वो उसी प्रकार मछली की आंख पर निशाना साध रहा था। अपने आचार्य को सामने देखकर चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया। उसने चंद्रगुप्त के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम अपनी माँ को बुलाओ, उनसे अनुमति लेनी है तुम्हें ले जाने के लिए। चंद्रगुप्त शीघ्र ही अपनी माँ को बुला लाया। विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त से पिता का नाम पूछा तो उसने कहा, मेरे पिता का नाम सूर्यगुप्त सर्वार्थ सिद्धि मौर्य और माँ का नाम मुरा है। आचार्य, मुरा ने कहा, चंद्र ने मुझे आपका प्रयोजन बता दिया है, किंतु मैं कैसे मान लूं कि मेरा पुत्र आपसे शिक्षा प्राप्त करके मगध जैसे विशाल और शक्ति संपन्न राज्य को जीत सकने में सफल होगा? तो तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? इतना कहकर विष्णुगुप्त ने अपना भाला उठाया, 15 कदम पीछे हटा और दौड़ते हुए सामने वृक्ष पर बंधी हुई मछली की आंख पर निशाना साधते हुए फेंक दिया। उसका भाला ठीक मछली की आंख पर लगा था। वो मुरा की ओर घूमा और आदर से कहा, अब तो तुमको विश्वास हो गया होगा कि मैं तुम्हारे पुत्र को मगध के राज सिंहासन पर बैठाने की क्षमता और सामर्थ्य रखता हूं। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा,
यद्यपि तुम्हारा पुत्र स्वयं भी अत्यंत सक्षम, समर्थ और कुशल है, किंतु तक्षशिला का प्रशिक्षण उसे इस योग्य बना देगा कि वो मगध क्या सारे भारत को जीत सके। मुझे विश्वास हो गया आचार्य, मैं उसे आपके साथ जाने की अनुमति देती हूँ। मैं प्रतीक्षा कर लूँगी, परंतु इतना याद रखना आचार्य कि मेरा पुत्र ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। आपका पुत्र आपको निराश नहीं करेगा, मेरा विश्वास करें। एक दिन तुम मगध के राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र का राज तिलक करोगी। इसी आशा से मैं आज उसका हाथ आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये कहकर मोरा ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त का हाथ विष्णुगुप्त के हाथों में दे दिया। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को उच्च शिक्षा के साथ साथ युद्ध विद्या और कला का अध्ययन करने और उसमें प्रवीणता प्राप्त करने का अवसर मिला, तो विष्णुगुप्त को कुलाधिपति की आज्ञा से अर्थशास्त्र पढ़ाने और उस पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने का आदेश। 8 वर्ष यूं ही बीत गए। चंद्रगुप्त अब 20 वर्ष का युवा था और विष्णुगुप्त नीति शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का भी ज्ञाता, विद्वान और आचार्य भी। तक्षशिला गुरुकुल के मठ में मालव यानी उज्जैनी गणराज्य प्रमुख के पुत्र राजकुमार सिंहरण और चाणक्य बैठकर चर्चा कर रहे थे। चाणक्य ने कहा, सिंहरण, इस वर्ष के स्नातकों को अर्थशास्त्र पढ़ाकर मैं अपनी गुरु दक्षिणा को चुका दूंगा तो आचार्य से मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। आचार्य, मुझे कुलाधिपति से तक्षशिला में रुककर यहाँ की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। तो तुम जानते हो यवन दूत यहाँ क्या कर रहे हैं? आचार्य, आर्यवर्त इस समय आपसी मतभेदों से ग्रसित है, तो यवन दूत यहाँ अपना कुचक्र रचने आए होंगे और शीघ्र ही कोई विस्फोट हो सकता है। किस विस्फोट की बात कर रहे हो युवक? मेरे राज्य के विरुद्ध यह कुचक्र स्वीकारना होगा। मठ में प्रवेश करते समय अंबिक ने सिंहरण से विस्फोट शब्द को सुन लिया था, उसके साथ अलका भी थी। कुचक्र रचने के लिए मेरे पास कोई अधिकार नहीं है राजकुमार। विदेशियों और यवनों के लिए तक्षशिला का द्वार खोलकर कुचक्र तो पूरे आर्यवर्त के लिए रचा जा रहा है। तुम कौन हो युवक? एक मालव कुमार और तक्षशिला गुरुकुल का छात्र। अंबिक ने क्रोध से विष्णुगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उचित नहीं है। आप यहाँ के छात्रों को राज्य के विरुद्ध विस्फोट करना सिखाते हैं। यहाँ कोई कुचक्र नहीं रचा जाता कुमार, चलो यहाँ से, अलका ने कहा। परंतु अंबिक ने क्रोध होकर तलवार निकाल ली। जाने दो भाई, अलका अंबिक को बाहर ले जाने का प्रयास करने लगी। चुप रहो अलका, इस बात को मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता, इसमें कुछ रहस्य है। हाँ, रहस्य तो है कुमार। भारतवर्ष के विनाश हेतु यवन आक्रमणकारियों के लिए तक्षशिला के द्वार को अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए खोल देने का रहस्य, चंद्रगुप्त ने प्रवेश करते हुए कहा और अंबिक की तलवार को अपनी तलवार से रोक लेता है। अंबिक के हाथ से तलवार छूटकर गिर जाती है। अलका, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूं, तुम कुमार को लेकर यहां से जाओ। गुरुकुल शिक्षा के लिए है, यहां द्वंद्व युद्ध की अनुमति नहीं है। ध्यान रखना कुमार के इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराजा को न प्राप्त हो, चाणक्य ने कहा। अलका अंबिक को लेकर चले जाते हैं। अलका के जाने के बाद विष्णुगुप्त ने कहा, आज का कांड तक्षशिला के लिए असाधारण है, तुम दोनों यहां से शीघ्र ही चले जाओ तथा मालव और मगध को भूलकर समस्त आर्यवर्त की रक्षा के लिए काम करो। आज की घटना गांधार नरेश के हृदय में शूल सी चुभेगी। ये अंबिक अपने तुच्छ उद्देश्यों के लिए पंजाब के राजा पर्वतेश्वर का विरोध करेगा और यवनों का स्वागत करेगा, जिससे आर्यवर्त का सर्वनाश होगा। गुरुदेव, विश्वास रखिए, चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहां कुछ नहीं कर सकेंगे। चंद्रगुप्त, तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हो, परंतु इसके लिए तुम मगध जाकर पहले साधन संपन्न बनो। यहां अब समय बिताने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं पर्वतेश्वर से मिलते हुए मगध आऊंगा, और सिंहरण, तुम भी सावधान रहना। विष्णुगुप्त पंजाब प्रांत के नरेश पर्वतेश्वर से मिलकर मगध पहुंचा। तब तक चंद्रगुप्त ने पिपली कानन में मौर्यों की सेना का गठन कर उसका सेनापति बन चुका था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।